Hello everyone. Good morning to all of you. या good afternoon to all of you. Sorry. सूरज कुमार जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। राम दयाल जी राम राम, हरविलास जी राम राम, अर्जुन सिंह जी गुड आफ्टरनून, ऋतिक गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। जल्दी से लाइव आइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम डीपीएसपी को पढ़ रहे थे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो आपको आज कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था, तो मैंने कल मैम आपने हमें, ठीक है, कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था बच्चों। कल मैंने आपको आर्टिकल 36 बताया था। कल की क्लास में ही मैंने आपको आर्टिकल 37, कल की ही क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 तक हमने कंप्लीट किया था। और लास्ट क्लास मुझे अच्छे से पता है कि मैंने लास्ट जो बताया था वो बताया था आपको आर्टिकल 39 का, ठीक है, आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए। इसमें क्या किया गया, इसको एड ऑन किया गया है, इसको जोड़ा गया है। और किस संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहां तक मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि इसमें मैंने बताया था कि इसमें दिया गया है समान न्याय, समान न्याय दिया गया है और निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्या कह सकते हैं, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। तो आप लिखेंगे इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस, ठीक, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि एड मतलब ये कह रहा है कि हमारे देश में सब इतने कैपेबल नहीं हैं, हमारे देश में सब इतने कैपेबल नहीं हैं कि सारे के सारे अपने पर्सनल एडवोकेट ला सकें। और ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं उन्हें भी न्याय की उम्मीद रहती है। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको इक्वल जस्टिस देंगे, हम समान न्याय देंगे और इसके लिए निशुल्क विधिक सहायता आपको देंगे। और सरकार ने कहा कि ये जो फ्री लीगल एड का मतलब है यहाँ पे, मतलब कि आपको सरकार जो है वकील आपको देगी, जिसको हम सरकारी वकील या गवर्नमेंट एडवोकेट कहते हैं। ठीक है, विधिक का मतलब है, विधिक का मतलब होता है लीगल, लीगल एडवाइस देना। थैंक यू अनुज सविता, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अल्पा मौर्य जी बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखिएगा। यहां तक मैंने कल आपको बताया था कि इसका मतलब है कि सरकार सभी को समान न्याय मिले। इसके लिए सरकार क्या करती है, इसके लिए आपकी सरकार बच्चों आपके लिए आपको जो है गवर्नमेंट एडवोकेट, सरकारी वकील उपलब्ध कराती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था, यहां तक सब हमने पढ़ लिया था, इसको अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। उसके बाद आपको मैंने बताया था आर्टिकल 40 जो मैं पढ़ा रही हूं वो इंपॉर्टेंट है, उनको ही आप देख लीजिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूं। जैसे मैंने कल बताया था, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पेमेंट, ये भी आपका यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट था, मैंने लिखवाया था। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन राजस्थान के नागौर से, बहुत बढ़िया। रोमिल शर्मा बहुत सही आंसर दिया है। तो इसमें जो इतना लिखा हुआ है, हमें इतना पढ़ने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, हमें तो बहुत सिंपल सा पढ़ना है कि आर्टिकल 40 क्या कहता है। आर्टिकल 40 कह रहा है कि भैया पंचायतों का गठन करना है। क्या करना है, पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 कह रहा है कि फॉर्म्ड ऑफ पंचायत, केवल इतनी बात आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको याद ही नहीं रखना।
फॉर्म्ड ऑफ पंचायत। जब आपके देश में पंचायतों की स्थापना नहीं हुई थी तो सरकारों को ये डायरेक्शंस दिया गया था कि आप जो है पंचायत बनाइए, आप पंचायत बनाइए, क्योंकि जो निचले स्तर का व्यक्ति है, जो सबसे डाउन लेवल पे रहता है, उसका भी विकास होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें, जब हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें, जब हम शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जिस दिन हम करेंगे, उस दिन छोटा जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर आप विकास चाहते हैं तो पहले गांव का विकास करिए, गांव में रहने वाले व्यक्तियों का विकास करिए। जिस दिन उनका विकास होगा उसी दिन फिर तुम विकास को, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट कहना, विकास को विकास कहना, वरना तुम विकास को विकास नहीं कह सकते। तो ये यहां पे इसलिए डायरेक्शंस दिए गए। और ये जो आर्टिकल है ये गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। गांधी जी की आइडियोलॉजी है ये कि इन्होंने कहा था, गांधी जी ने, कि अगर आपको सच में विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करो। गांधी जी ने कहा था बच्चों। और उसी को देखते हुए फिर पंचायतों का सरकार ने क्या किया, इनकी स्थापना करी। और क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थी, इनको जोड़ना था। तो जब जोड़ा गया तो ध्यान रखना, जाहिर सी बात है कि इनको जोड़ा जाएगा, मतलब इनके लिए संशोधन होगा संविधान में। तो आपकी जो पंचायत बनी है वो 73वां संविधान संशोधन 1992। इस टाइम पे आपके पीएम या प्रधानमंत्री थे बच्चों पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव की सरकार में पंचायतों को संविधान में जोड़ा गया। पीवी नरसिंह राव, ठीक है, पीवी नरसिंह राव, इनके द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया। और मैं आपको यह भी बता दूं, ठीक है, आपको मैं यह भी बता दूं कि ये जो संशोधन किया गया है, ठीक है, ये जो संशोधन किया गया है ये पंचायतों के लिए है। और ये जो संशोधन है ये लागू कब हुआ था, इसको एग्जीक्यूट कब किया गया था, तो लागू हो गया था बच्चों 24 अप्रैल 1993 से। अभी फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि आपका पंचायत में अलग से एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पंचायतों के लिए कौन सा संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, 1993 में हुआ। नहीं बच्चों, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन, उसको एग्जीक्यूट किया गया है 24 अप्रैल 1993 को। ये आपको ध्यान रखना है भाई। आज आप लोग मुझे सारे अपने कांटेक्ट नंबर क्यों लिख के भेज रहे हो भाई? आपके लिए एक डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पे कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो और सॉल्यूशन भी तुम्हें बता रखा है। क्योंकि 1 घंटे में एक ही मैसेज भेज सकते हो इसलिए हम परेशान हैं। तो कॉपी उठाओ, पेपर उठाओ, पेन से लिख के क्वेश्चंस भेज दो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी और सारे बच्चों को, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। आगे देखिएगा, 40 आर्टिकल में बस इतना ही आपको याद रखना था, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 41 ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 41 क्या कह रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 41 कह रहा है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसएबिलिटी। ये सिंपल सा आर्टिकल 41 आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो उन्हें काम देना है और साथ साथ क्या करना है, उन्हें सार्वजनिक सहायता देनी है।
ठीक है, तो आर्टिकल 41 क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता, बस इतना याद रखना है। कुछ दशाएं जैसे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बुढ़ापा, ओल्ड एज, बीमारी, सिकनेस, डिसएबिलिटी, विकलांगता, ये कुछ दशाएं हैं जिनमें व्यक्ति को काम की जरूरत होती है, अपना जीवन चलाने के लिए जरूरत होती है। और कहा गया है कि इसके लिए इन्हें क्या देना है? एजुकेशन, शिक्षा देनी है और साथ साथ सार्वजनिक सहायता देनी है। बस इतना हमें याद रखना है। तो मैं इसको लिख देती हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि ये तो काफी बड़ा हो गया मैम हमारे लिए। तो आर्टिकल 41 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 41 भी आप लिख सकते हो। यहां लिखना कुछ दशाओं में, आर्टिकल 41 कह रहा है कुछ दशाओं में शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, देखो यहां लिखा है ना कुछ दशाओं में। कुछ दशाओं का मतलब मैंने बता दिया, बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी और बुढ़ापा। कुछ दशाओं में शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कह रहा है हमें एजुकेशन चाहिए और हमें काम चाहिए। नीरज जी मैं लिख के भी पढ़ा रही हूं बेटा, पढ़ो आराम से। तो कुछ दशाओं में क्या चाहिए? शिक्षा यानी कि एजुकेशन चाहिए हमें। और क्या चाहिए हमें? रोजगार। सहायता का मतलब है कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दो, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि इसके लिए क्या लाया गया है? मनरेगा, इसी के लिए शुरू किया गया है। मनरेगा इसी के लिए शुरू किया गया है, आपके आर्टिकल 41 के लिए। उसके बाद मैम यहाँ पे कुछ चीजें एग्जाम्पल दो। बेरोजगारी है तो रोजगार देने के लिए मनरेगा में क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। उसके बाद बुढ़ापा, जो लोग ओल्ड हो जाते हैं, जिनकी एज जो है ज्यादा हो जाती है, उनके लिए सरकार पेंशन की योजना करवा रही है। वृद्धा पेंशन योजना स्कीम लेकर आई है। जो लोग बीमार होते हैं या विकलांग होते हैं, विकलांगों की अगर हम बात करें, जो आपके विकलांग होते हैं, इंग्लिश में भी मैं टर्म्स दिखा देती हूं, मतलब आपको क्या क्या चाहिए, मतलब ओल्ड एज होती है, सिकनेस होती है और डिसएबिलिटी होती है, हम कैपेबल नहीं होते, तो इनके लिए भी अलग से स्पेशल स्कूल्स बना दिए गए हैं। इनके लिए अलग से चीजें, इनको अलग ट्रेनिंग देके इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और अगर हम बात करें सिकनेस की, बीमारियों की, तो बीमारी ठीक करने के लिए हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं, वहां पे आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से आप कर रहे हैं तो हमें पब्लिक सहायता चाहिए। तो पब्लिक सहायता कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट सबके लिए काम कर रही है। जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जो ओल्ड एज है वृद्धा पेंशन योजना लेकर आ रही है, सिकनेस बीमारी है अगर बेटा तो फिर यहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल करा रही है। अगर डिसएबिलिटी की बात करें तो इनके लिए स्पेशल स्कूल्स वगैरह बता रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विधवा पेंशन, विकलांग, यो बिल्कुल ये सारी चीजें जो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं कमेंट्स नहीं लूंगी, इसलिए आप कमेंट्स ना करें, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आगे देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कहां तक पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ लिया आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 के बाद जब हम आर्टिकल 42 की तरफ जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात कह रहा है। ये कह रहा है 41 कह रहा है कि काम दो, और 41 कह रहा है कि 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है कि भैया आपने काम तो दिया लेकिन काम हमारे अनुसार दो, हम जिस काम को करने के लिए कैपेबल हैं वो काम हमें दो। तो ये कह रहा है राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत यानी कि मैटरनिटी रिलीफ के लिए प्रावधान करेगा।
ये कह रहा है, अब देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है। 41 आर्टिकल में कहा जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है, उस टाइम में मनरेगा नहीं था, नरेगा था। भैया बहुत ज्यादा धुरंधर बच्चे बैठते हैं इस क्लास में, उनका कुछ नहीं हो सकता बेटा। मैंने कहा है कि इसका नाम मनरेगा है, तो वर्तमान में मनरेगा ही है। जब शुरू किया गया था तब नरेगा था, लेकिन आज अगर मैं बताऊंगी तो नरेगा नहीं बताऊंगी, आज बताऊंगी तो मनरेगा बताऊंगी। आप अगर मुझसे कहने लगे कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन अब आप मुझसे पूछे कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं जवाहरलाल नेहरू नहीं बताऊंगी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये नरेगा पहले इसका नाम था, अब तो मनरेगा है ना बच्चों, तो मैं मनरेगा ही तो बताऊंगी, अब तो मनरेगा है ना। आगे देखिए, 41 कह रहा है काम चाहिए, 42 कह रहा है काम तो चाहिए लेकिन जस्टिएबल होना चाहिए। मतलब जिस काम को करने में मैं कैपेबल हूं, जिस काम को करने से मेरी सेहत खराब नहीं हो रही, जिस काम को करने में मुझे खुशी मिल रही है, मैं उस काम को करना चाहता हूं। और साथ साथ इसमें महिलाओं के लिए भी प्रावधान कर दिया गया है। और महिलाओं के लिए प्रावधान क्या किया गया है, महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है बेटा, तो महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसको उस टाइम पे काम करने में दिक्कत होगी। वो इतनी हेल्दी नहीं है कि वो उस तरीके से काम कर सके जैसे उसने पहले काम किया है या पहले कर रही है। तो ये आर्टिकल सरकार को ये डायरेक्शंस दे रहा है कि उस टाइम पे अगर फीमेल वर्कर्स हैं तो आपको उन्हें मैटरनिटी रिलीफ यानी कि उस टाइम पे आपको मातृत्व राहत देना चाहिए, मतलब उनको छुट्टियां देनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें पूरा बस आपको चीजों को समझना है। तो क्या बोल रहा है, काम दो लेकिन हमारे अकॉर्डिंग दो। जब हम काम करने में कैपेबल नहीं है तो जबरदस्ती मत करवाओ। तो सेम फीमेल है, उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। और एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसको अस्थमा की बीमारी है, अब तुमने वहां पे उसे ऐसे जगह पे काम पे लगा दिया कि बहुत धूल हो रही है, बहुत सारी चीजें, उसकी तो हेल्थ आए दिन खराब होगी। तो उसके साथ न्याय कहां हो रहा है, वो जस्टिएबल कहां है। अब कल तुम्हें ऐसे फोर्स में डाल दिया जाए, अब तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें दूर का बिल्कुल नहीं दिखता, और तुम्हें जॉब में डाल दिया, और डाला किस में, मिलिट्री जॉब में डाल दिया, पता चल रहा है दुश्मन की गोली से तुम मर गए क्योंकि तुम अटैक ही नहीं कर पाए तब तक उस पर। इसीलिए मेडिकल होता है, इसीलिए फिजिकल फिटनेस देखी जाती है आपकी हर एक एग्जाम में आपको लेने से पहले कि आप उस एग्जाम के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी चीजें होती हैं कि आपको नॉलेज है या नहीं है, आप मेडिकली फिट है या नहीं है, आपकी अगर आप किसी फोर्सेस में जा रहे हैं तो आप कैसे कैसे आपको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये सब। तो इसीलिए ये आर्टिकल ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी काम कराने लग जाओ, नहीं। आगे देखिएगा, आगे मेरी बात यहां पे बेटा, यहाँ प्राइवेट की बात नहीं हो रही अमित राजभार जी, शायद और बच्चे जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, बात यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की हो रही है। ये डायरेक्शंस किसी प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, ये डायरेक्शंस किसको दिए गए हैं, ये डायरेक्शंस तो बच्चों दिए गए हैं आपके सरकारों को, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी को। आगे देखिए, आगे है आपका ये पूरा, ये जो आपका आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल 43 है। इसको दो पार्ट्स में इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है, ताकि मैं इसको समझा सकूं आपको। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल 43 है, जिसका हम देखते हैं कि पहले मैं शॉर्ट में भी बताऊंगी, लेकिन पहले पूरा पढ़ लो आराम से, फिर शॉर्ट में इसको लिखवा दूंगी। कह रहा है राज्य सभी कामगारों को, राज्य सभी कामगारों के लिए, ठीक है, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर निश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो यहां पे बस दो ही बातें तुम्हें फोकस करनी है,
ठीक है, दो बातें फोकस करनी है, क्या क्या कह रहा है ये आर्टिकल, क्या क्या कह रहा है। तो 41 के बाद 42 तो मैंने आपको वहीं समझा दिया कि 42 में एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब देखो अगर हम 42 के बाद बात करें तो आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 हमें पढ़ना है। आर्टिकल 43 एक तो बात कर रहा है मजदूरों की, यानी कि जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स यानी मजदूर, और दूसरी बात कर रहा है बेटा कुटीर उद्योगों की, जिनको हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिनको हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज कहां पर लगाने के लिए बात कर रहा है, तो गांव में। कहां पर, गांव में, यानी कि विलेजेस में, गांवों में हमें क्या चलाना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ऐसी बात कौन कर रहा है, ये आर्टिकल। अब ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकती हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत आधार पे भी ओपन हो सकती हैं, व्यक्तिगत भी हो सकती हैं, या इनका सहकारी आधार पर भी स्थापित हो सकती हैं। दोनों में से कोई भी आधार हो, बस हमें इसको कंप्लीट करना है। अब देखना, कुटीर मतलब बता रही हूं बेटा, मौका तो दिया करो बोलने का। अभी तो मैंने आर्टिकल लिखा है, अभी समझा कहां दिया, आगे देखना। हाँ जी, क्लास नोट्स पूरा मिलेगा एक साथ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। मजदूर, मजदूरों के लिए कह रहा है कि इनको न्यूनतम, इनकी न्यूनतम जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी यानी कि जो मिनिमम वेज है, न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज कह रहा है कि इसको फिक्स कर दो, इसको निश्चित करो, क्योंकि जब तुम निश्चित करोगे तभी लोग इन्हें इनकी मजदूरी देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि लोग काम करवा लेते थे लेकिन उन्हें कोई मजदूरी नहीं देते थे, और वो बेचारे मांगते थे तो ना पीटते थे। तो सरकारों से बोला जा रहा है, साफ साफ ये आर्टिकल कह रहा है आपका कि एक बात ध्यान रखो कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा। तो जो ये वर्ड लिखा है निर्वाह योग्य मजदूरी, इसी को कहते हैं कि जितना काम किया है उसके हिसाब से उसे मजदूरी मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स करी हुई है, और उससे कम अगर आप किसी मजदूर को दे रहे हो तो वो आपके मजदूरी को, वो आपकी मजदूरी जो आपकी उसकी फिक्स है, अगर उससे कम दे रहे हो तो वह आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। उसका अधिकार है मजदूरी लेना, उससे कम नहीं दे सकते आप। आगे बोल रहा है कि और क्या करना है, गांव में अगर हमें विकास करना है, गांव के लोगों का विकास करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुटीर उद्योग, जिनको हम कहते हैं छोटे छोटे उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये पर्सनली भी हो सकते हैं। पर्सनली लेवल पे आप लोगों को बोलो कि आप छोटे छोटे काम करो, जैसे घरों में चूड़ियां बनाना, घरों में बिंदियां बनाना। ये पहले काम होते थे, घरों में ही होते थे, और अब भी बहुत जगह होते हैं। कोई भी एम्ब्रॉयडरीज का काम करना घरों में, जैसे साड़ियों पे एम्ब्रॉयडरीज आती हैं, तो घरों में ये चीजें शुरू हो सकती हैं अगर गांव में ये टैलेंट है तो। इसको कह सकते हैं पर्सनल लेवल पे। फिर आता है सहकारी। सहकारी उद्योग का मतलब है कि जब कई सारे लोग मिलकर आर्थिक आधार पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। मैंने आधार क्या बताया, आर्थिक, पैसा। तो ये कह रहा है पर्सनली करना चाहते हैं, पर्सनली भी करें, उनको खुलवाओ वो इंडस्ट्रीज। अचार बनाना, पापड़ बनाना, चूड़ियां बनाना या फिर बिंदियां बनाना, इस तरह के काम लोग पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं। और कहा गया कि अगर कुछ लोग बड़ा करना चाहते हैं तो वो सहकारी आधार पे भी बना सकते हैं। मतलब जब लोग एक साथ किसी आर्थिक आधार पे जुड़ते हैं उसको सहकारी उद्योग कहते हैं, जिसमें उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। और अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डेयरी उद्योग। डेयरी इंडस्ट्रीज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। अरे भैया लिख कर ही तो बता रही हूं, आप लोग इतना परेशान क्यों रहते हो हमेशा। सारी बातें लिखकर ही बता रही हूं। कोई ऐसा आर्टिकल है, एक आर्टिकल 42 को छोड़ के, उसमें सिंपल सी बात थी इसलिए वही बता दी। जो लिखकर समझाने वाली बात है वो लिख के समझा रही हूं।
फोकस तो करो क्लास पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपका आर्टिकल 43 जो हमने यहां पर पढ़ा। तो किस किस की बात है? अब आपको हमेशा कीवर्ड क्या याद रखना है मैम? हमें याद रखना है कि एक तो मजदूरों की बात है और दूसरा कुटीर उद्योगों की बात है। ये दोनों चीज हमें दिखेंगी, हम तुरंत आर्टिकल 43 टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा आर्टिकल 43 का ए जो यहीं पे लिखा हुआ है, इसमें देखना जरा क्या लिखा है। आर्टिकल 43 का ए ये क्या बता रहा है? अब जाहिर सी बात है कि 43 का ए और लिखा भी किसमें है? कैपिटल ए लिखा है, यानी कि ये आर्टिकल ऐड किया गया होगा, यानी कि ये आर्टिकल ऐड किया गया होगा, है ना। यानी कि इस आर्टिकल को ऐड किया गया होगा, हम ये मान सकते हैं कि इस आर्टिकल को मैम ऐड किया गया होगा, ये हम मान सकते हैं आर्टिकल 43 का जो ए है ना, तो हम ये मान सकते हैं। तो जब ऐड किया गया तो किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो एड ऑन किया गया या जोड़ा गया इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक, आगे देखना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो मैम हमें इसमें क्या याद रखना है? हमें केवल इतना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, बस बच्चों इतना। इसके आगे एक भी शब्द आपको याद नहीं करना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अभी मैंने समझाया नहीं है तो समझ में आएगा भी नहीं, फालतू में मैसेज मत करो। आगे देखो, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सिर्फ इतना याद रखना है हिंदी में और इंग्लिश में। इसके अलावा एक भी वर्ड याद मत रखना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये हमें सुनिश्चित करनी है। यानी ये कह रहा है कि अगर कोई इंडस्ट्रीज है, देखो अगर कोई इंडस्ट्री होती है, कोई उद्योग होता है, कोई भी ऑफिस मान लो, अगर हम कोई भी ऑफिस भी कल खोलेंगे बेटा, तो ऑफिस भी आप मान सकते हो। एक मिनट, यहां जगह नहीं है, एक मिनट, यही ऐड करते हैं स्लाइड। देखो मान लो कि ये एक इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री पे बहुत सारे लेवल होंगे इस तरीके से, और एक टॉप लेवल होगा, और ये पूरा क्या है इसका? ये पूरा का पूरा एक हायरार्की सिस्टम है। मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी आपका बढ़ रहा है। जैसे पहले सबसे नीचे सफाई कर्मचारी होंगे, फिर उसके ऊपर कुछ और एम्प्लॉय, उसके ऊपर कुछ और एम्प्लॉय, उसके ऊपर कुछ और एम्प्लॉय। तो ये कह रहा है कि ये जो सफाई कर्मचारी है इसका भी यहां पे कनेक्शन होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं, जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, उसमें आप उस प्रबंधन, उस कंपनी के अंदर काम करने वाले हर एक व्यक्ति से डिसीजन लो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके मैनेजमेंट, आपके प्रबंधन में भागीदारी किसके लिए सुनिश्चित करना? तो जो सबसे नीचे का इंसान होता है उसके लिए भी, जो मजदूर है, जो लेबर है, उसको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कराओ, उसके भी सजेशंस लो। ये जिम्मेदारी है सरकारों की कि वो उनसे भी पूछे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ये सिंपल बोल रहा है आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 का ए जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, बस इतनी सी बात है कि भैया अगर मैं एम्प्लॉय हूं, अगर मैं कर्मचारी हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे इग्नोर करो। नहीं, आपको क्या करना है? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, या हम कह सकते हैं कि जो श्रमिकों की
एक मिनट, उद्योग रह गया, श्रमिकों की उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी। एक मिनट, उद्योग लिखने से श्रमिकों की उद्योग के प्रबंधन में, उद्योग प्रबंधन में, श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी, भागीदारी सुनिश्चित करना, भागीदारी सुनिश्चित करना। ये है आपका आर्टिकल 43 का ए। बस इतना, ठीक है। सीधी भाषा, इससे ज्यादा सीधी भाषा बेटा मुझे नहीं पता अब क्या हो सकती है। ये डायग्राम भी मैं बता रही हूं कि सबसे नीचे ए एम्प्लॉय हो गए, उसके बाद यहां एम्प्लॉयज हो गए, यहां हो गए, यहां हो गए, ये सब ऐसे चलता है सिस्टम, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो कह रहा है कि जो सबसे नीचे है उसको भी इस मैनेजमेंट में भागीदारी बनाओ, ठीक है। तो श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, तो यहां पे बस क्या लिखा है, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। मैंने क्या लिख दिया है, श्रमिकों की उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना। ऐसे भी लिख सकते हो, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। इतना बड़ा तो कोई इशू होता नहीं, लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल एज इट इज लिखो, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की, ठीक है, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये लीजिए भैया जी, सीधा लिख दिया, जैसे आप खुश वैसे ही हम खुश। बस इससे ज्यादा इस आर्टिकल में कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा क्या था, आर्टिकल 43 के बाद अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 43 का बी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको लिख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, जितने भी जोड़े गए आर्टिकल्स हैं, जितने भी एड ऑन किए गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब 43 का ए भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बिल्कुल यहां से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर से नहीं तो तुम मुझे परेशान करोगे। दो दो बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, अर्थ नहीं बनता है। मैं इसको लिख देती हूं सीधा। आर्टिकल 43 की जब हम बी की बात करते हैं तो आपको ये पहले ही पता चलना चाहिए कि कैपिटल बी लिखा है, इसका मतलब एड ऑन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 43 का जो बी है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका एड ऑन किया गया है। और जब हम इसके एड ऑन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एड ऑन किया गया है, एड ऑन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना और उनका नियंत्रण करना, और उनका नियंत्रण करना, ठीक है बेटा। इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ, इसलिए मेन वर्ड्स ही यहां लिखूंगी मैं, नियंत्रण करना। तो मैंने अभी समझाया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव कमिटीज क्या होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, इनके बारे में बात हो रही है कि इनको इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, इसके लिए सरकारें क्या क्या रूल्स बनाएंगी, और उनका नियंत्रण यानी कि उन पर कंट्रोल कैसे होगा। तो सरकारें ये भी बताएंगी कि आपको सहकारी जो समितियां बनाओगे, जैसे अगर आपको डेयरी उद्योग खोलना है तो आप उस उद्योग को कैसे खोलेंगे, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या नियम और कानून होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये बात किस में कही गई है, 43 के बी में। और बेटा सहकारी समितियों की बात और अभी हमने कहां पढ़ी, तो मैम अभी अभी आपने हमें एग्जाम्पल देके बताया, और हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले,
ये आपका 43 में सहकारी। तो 43 में भी इसकी बात है और 43 के बी में भी इसकी बात है और बेटा आर्टिकल 19 के 1 के सी में भी इसकी बात है। और कहाँ है ये? आर्टिकल 19 के 1 के सी में, जिसमें मैंने कहा कि सहकारी समितियों की स्थापना भी हो सकती है। एड ऑन मीन्स क्या होता है? एड ऑन मीन्स होता है किसी चीज को जोड़ना। अभी तो बताया, मतलब ये आर्टिकल 43 का भी संविधान में जोड़ा गया है। ये मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूं, जिस दिन से क्लास शुरू हुई है, कि अगर किसी आर्टिकल के आगे, जैसे एक आर्टिकल मैंने लिख दिया 43 का बी और एक लिख दिया अगेन 43 का बी, मैम क्या अंतर हो गया? अंतर ये हो गया कि ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। स्मॉल का मतलब है कि ये 26 जनवरी 1950 को संविधान में था, लेकिन ये आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान में नहीं था। इसको क्या किया गया? एड ऑन, यानी कि जोड़ा गया। तो ये मतलब होता है बेटा, ये मतलब होता है, ठीक है, ये मतलब होता है। तो इसको हटा दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये आर्टिकल 43 का भी किसके बारे में बात कर रहा है? आपकी सहकारी समितियों के बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए आर्टिकल 44, फिर से मैं लिखकर ही बता देती हूं सीधा, बाकी पीडीएफ आपको पूरी मिलेगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास जाएगी पीडीएफ। आगे देखो अगला आर्टिकल, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी, अब तक आपने इसका नाम ही सुना होगा। ये सिर्फ सिंपल बात कह रहा है, समान नागरिक संहिता। क्या कह रहा है? समान नागरिक संहिता। ये कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, आपका पहला प्रश्न बच्चे का होगा कि होता क्या है? होता क्या है? अपने दिमाग के जो पुर्जे हैं उनको खोल के रखना, थोड़ा सा खोलना, तभी समझ आएगा। आप लोगों ने ये सुना होगा कि आज मेरे पड़ोसियों ने आपस में झगड़ा किया और एक दूसरे का सर फोड़ दिया, या आपने सुना होगा किसी के घर में चोरी हो गई, या आपने सुना होगा एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल अभी मैंने दिए, आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे दो तरह के केस होते हैं। एक होते हैं आपराधिक मामले, मैं लिखकर बता रही हूं, आपराधिक मामले जिनको हम बोलते हैं क्रिमिनल केस, ठीक है, क्रिमिनल केसेस, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूसीसी। और एक होते हैं बेटा जी सिविल मामले। कौन से मामले? सिविल मामले, जिनको हम बोलते हैं सिविल मैटर्स। अब समझना कि ये है क्या सिविल मैटर्स। तो आपको एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो आपराधिक मामले होते हैं, इनमें सभी के लिए एक जैसे कानून हैं, एक जैसे कानून। यानी कि एक व्यक्ति हिंदू है, एक व्यक्ति मुस्लिम है, दोनों ने ही मर्डर किया है, तो दोनों के लिए सेम प्रोविजंस हैं, दोनों की अगर सेम कंडीशन है। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था 20, उसमें बताया था कि हो सकता है उसका कारण दूसरा हो, सॉरी 20 नहीं, आर्टिकल 14, आई एम रियली वेरी सॉरी, आर्टिकल 14, जिसमें बताया कि दो व्यक्तियों ने एक ही क्राइम किया है, लेकिन हो सकता है सिचुएशन अलग अलग हो, लेकिन अगर सेम सिचुएशन हो तो दोनों के लिए समान कानून है। अगर एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक बौद्ध है, एक जैन है और पारसी है, अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया तुमने ये क्राइम किया है, तुम्हारी जाति कुछ भी हो, तुम्हारा धर्म कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं पता। हमने बस क्रिमिनल केसेस में अपराधियों के लिए कानून बनाए हैं और वो कानून सब पे लागू होंगे, यहां कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सिविल मैटर्स में, सिविल मामलों में अगर हम बात करें
तो यहां पे क्या है कि यहां पे आपका एक बना हुआ है हिंदू लॉ और एक बना हुआ है बेटा जी मुस्लिम लॉ, हिंदू कानून और मुस्लिम कानून। अब मैम इन सिविल मामलों में आता क्या है? तो सिविल मामलों में बेटा जी आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी के मामले आपने बहुत सुने होंगे। भाई ने भाई को मार दिया, भाई ने बेटे ने बाप को मार दिया, बेटे ने बहनों को, बहनों ने बेटों को। इस तरह के केसेस आए दिन चलते हैं और ये आज से नहीं चल रहा बेटा, आज से नहीं चल रहा। ये प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए आज से लड़ाइयां नहीं हो रही, ये इतिहास से होती आ रही हैं। इतिहास से ये चीजें चल रही हैं कि सत्ता चाहिए, जमीन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। उसके अलावा विवाह, जो डिस्प्यूट होते हैं आपकी शादियों में, आपके तलाक होते हैं, वो सब सिविल मैटर्स में आते हैं। अब यहां पे क्या है, यहां पे हिंदू लॉ में बिल्कुल अलग बातें हैं और मुस्लिम लॉ में अलग बातें हैं। तो आपकी सरकारों से ये कहा जा रहा है कि अलग अलग मत रखो, इन दोनों को एक करो, मिलाओ इनको, अलग अलग मत करो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो तलाक का। अगर एक हिंदू महिला अपने पति से तलाक लेगी तो वो एलिमनी की डिमांड कर सकती है, वो पैसा मांग सकती है। एलिमनी मतलब वो पैसा मांग सकती है कि मुझे खर्चे का पैसा दो, और साथ साथ जो शादी में खर्च किया गया है वो भी वो मांग सकती है और प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकती है। लेकिन अगर हम मुस्लिम, कोई भी अपने धर्म पर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि कोई भी बात मैं ऐसी नहीं बता रही हूं जो सच नहीं है। उसके बाद अगर हम सिविल मामलों में और जैसे तलाक की बात करें तो हिंदू वाला हुआ। अब मुस्लिम्स में जाओ, मुस्लिम में एलिमनी की डिमांड नहीं हो सकती। मुस्लिम में जब तलाक होगा तो शादी में जो खर्चा हुआ है उसकी डिमांड हो सकती है, वो दी जाएगी, लेकिन एलिमनी की डिमांड नहीं मिलेगी, खर्चा नहीं मिलेगा। और शाहबानो जो एक बूढ़ी औरत थी, उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और उनके पास 4 या 5 बच्चे थे। अब बताइए कैसे कैसे काम चलेगा उनका? बहुत पहले ये केस उठा था। तो क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसी वो महिलाएं कह रही हैं जिनके साथ ये हो रहा है। आपने 3 तलाक का मुद्दा सुना होगा, जब महिलाओं ने आवाज उठाई तो उनके साथ इंसाफ हुआ। तो ये कह रहे हैं कि यहां पे दोनों को एक करो, ऐसा नहीं कि इनको ज्यादा अधिकार इनको कम अधिकार, नहीं, दोनों को समान अधिकार मिले। अगर तलाक हिंदू का है मुस्लिम का है तो दोनों के लिए समान कानून बनाओ। लेकिन हो क्या रहा है, इसको करने के लिए सरकार, अभी आपने बीच में बहुत सुना होगा कि सरकार यूसीसी लेकर आ रही है। और ये जो समान नागरिक संहिता है, मतलब जो सिविल मामलों में आपके जो लॉ हैं, केवल एक ही आपका भारतीय राज्य है जिसका नाम है गोवा। ये केवल गोवा में लागू है, केवल गोवा राज्य ने इसको अपने यहां लागू किया है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ये लागू करने के लिए प्रयास है। क्या किया जा रहा है? प्रयास कर रहा है। और केवल उत्तराखंड ही प्रयास नहीं कर रहा, आपकी भारत सरकार तो ये चाहती है कि ये आपका पूरे भारत में लागू हो। तो ये बेटा आर्टिकल कह रहा है, मैंने इसमें कुछ नहीं कहा है। ये होती है समान नागरिक संहिता। क्या आपको समझ में आ गई यूसीसी क्या होती है? तो थम्स अप कर दो जल्दी से, थम्स अप चाहिए इस पे मुझे, ठीक। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 44 हो गया, एक आर्टिकल 44 आपका हो गया। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल, देखो कौन कौन से हो गए, 43 का बी हो गया, ठीक है, 43 का बी हो गया, 44 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 45, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 45। धीरे धीरे ये सारे राज्य लागू करेंगे, धीरे धीरे ये जब आपका इंप्लीमेंटेशन होगा तो सारे राज्य इंटरेस्ट लेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे देखिए, हाँ उत्तराखंड में भी, ठीक है। आगे देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 45,
जब हम आर्टिकल 45 की बात करेंगे तो आर्टिकल 45, बहुत थैंक यू आप लोगों का रिस्पॉन्स करने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। आगे देखना, आर्टिकल 45 कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष की आयु, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य यानी सरकारों का कर्तव्य होगा। बस इतनी बात, ठीक है। 6 साल से कम उम्र, क्योंकि 6 साल से तो ऊपर, 6 से 14 अगर हम गिनेंगे तो 6 से 14 आर्टिकल 21 के ए में है, ठीक है। अब देखिएगा आगे देखना, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल की इंग्लिश होती है केयर करना, इनकी केयर और बच्चों इनकी एजुकेशन, दोनों की बात की गई है कि इनकी केयर और देखभाल और शिक्षा का जो कर्तव्य होगा वो राज्य का होगा। कितने साल के बच्चे कवर होंगे? 0 से 6 वर्ष की आयु के, एज ऑफ 0 to 6 इयर्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, और जैसे ही ये पूरे 6 साल के हो जाएंगे ये आर्टिकल 21 के ए में कवर हो जाएंगे। ऐसा भी अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख लेना 6 साल से या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि 6 साल का होते ही बेटा वो आर्टिकल 21 के ए में कवर होगा, यह आपको ध्यान रखना है। जी मैं कह दूंगी ट्रिपल ए जी, मैं कह दूंगी केशपाल सर से, ठीक है। और आपको मैं यहां पे बता दूं, ध्यान से सुनना, ये जो आपका आर्टिकल 45 है इसका कनेक्शन भी 86वें संविधान संशोधन 2002 से है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 से है। कैसे है देखो, पहले क्या था, ध्यान से सुनना, एक आपका आर्टिकल है 21 का ए, इन दोनों में कनेक्टिविटी है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको हम देंगे अनिवार्य यानी कि कंपलसरी, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा यानी कि कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन किस में देने की बात की गई है? आर्टिकल 21 के ए में। यही पढ़ाया है ना मैंने 21 के ए में। तो 21 के ए की जब हम बात करते हैं तो जो चीज अभी आप 21 के ए में पढ़ रहे हो ये पहले कहां पे थी? ये पहले इस आर्टिकल में थी। लेकिन जब आपके बांग उठने लगी कि हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, शिक्षा हमें अधिकार के रूप में चाहिए, तो 45 वाले आर्टिकल में जो ये पहले लिखा हुआ था इसको 45 से उठाकर 21 के ए में डालकर मौलिक अधिकारों में डाल दिया, मौलिक अधिकारों में डाल दिया। और बेटा जी आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के बच्चों को डाल दिया। और ऐसा किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कि जो चीज पहले यहां पर थी उसको यहां डालो और यहां पे एक नया प्रावधान कर दो 0 से 6 साल के बच्चों को देखना। ठीक है, बस इतनी बात है, इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। आगे देखना, अब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है 46 जो केवल बात करेगा कमजोर लोगों की। अब वो कमजोर महिलाएं हो, ट्राइब्स हो या शेड्यूल जातियां हो, जनजातियां हो, कोई भी हो। बहुत बढ़िया राजू कुमार जी, बहुत बढ़िया, मैं आपकी बातों से बहुत सहमत हूं। ठीक है, मैं लिखकर ही बता देती हूं, इसको भी देखना जरा। आर्टिकल 46 एक्चुअली किसको फोकस कर रहा है? आर्टिकल 46 कह रहा है
कमजोर वर्गों के बारे में, कह रहा है कमजोर वर्ग जो होते हैं, और कमजोर वर्ग यानी कि वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस जो कमजोर वर्ग होते हैं। तो कमजोर वर्ग हमारे यहां कौन माने जाते हैं बच्चों? हमारे यहां कमजोर वर्ग में स्पेशली एससी और एसटी। एससी एसटी के लिए देखो यहां पे एक बार पढ़ लो, इसीलिए पढ़ा देती हूं पहले। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के जो शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो अन्य कमजोर वर्ग में कौन आ जाएगा बेटा, बोल दो जरा से। तो मैम ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। हाँ बसंत लाल जी, बच्चों के पोषण की बात इसी में की गई है। आगे देखो, तो ये इनके लिए क्या कह रहा है कि इनको भैया इनके लिए स्पेशल प्रोविजन करो, इनके लिए विशेष उपबंध करो, विशेष उपबंध। और विशेष उपबंध आप जानते ही हैं आरक्षण है। विशेष उपबंध किया गया और साथ साथ कहा गया कि ध्यान रखना इनको शिक्षा देनी है, इनको एजुकेशन देनी है और साथ साथ आपको इनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है, आर्थिक रूप से मजबूत। तो जब आप शिक्षा दे दोगे तो जाहिर सी बात है कि ये इकोनॉमिक बेस पर भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि फिर ये नौकरी कर पाएंगे। अरे विकास जी आप भावुक क्यों हो रहे हैं बेटा? इतना भावुक ना होइए बच्चों, इतना भावुक मत होइए। ये मैं नहीं कह रही हूं। मैंने कब कहा कि जनरल में गरीब नहीं होते हैं? ऐसा मैंने कहा नहीं, कहा ना विकास? मेरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनते नहीं है और भावुक हो जाते हैं। बेटा पढ़ाई के समय प्रैक्टिकल लाइफ पे जाना है। अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है आर्टिकल ऐसा क्यों कहा गया था, ये तो सोचा ही नहीं आपने। क्योंकि उस टाइम पे एससी एसटी और जो ओबीसी थे ये सब पिछड़े वर्ग में आते थे। इनके साथ इतिहास में बहुत ज्यादा गलत हुआ था। इनमें से शिक्षित नहीं थे लोग, इन्हें शिक्षा का अधिकार ही नहीं लेने देते थे, शिक्षित ही नहीं होने देते। और जब शिक्षित नहीं है तो आर्थिक रूप से कमजोर ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये उस टाइम पे कहा गया था। तो आपकी सरकारों ने इन्हें रिजर्वेशंस दिए, एजुकेशंस में दिए, गवर्नमेंट जॉब्स में इन्हें रिजर्वेशंस दे दिए ताकि इनकी उन्नति हो। और बाकी की बातें मैं आपको आर्टिकल 15 में बता चुकी हूं। ठीक है, तो ऐसा मैंने नहीं कहा। यह है आपका आर्टिकल 46। अब आर्टिकल 47 अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटा दारू मत पियो कहता है, गुटखा मत खाओ कहता है, कहता है ये सब काम मत करो। अब देखो मैं इसे आपको अपने शब्दों में लिख के बताऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो लास्ट आर्टिकल होगा ये आज की क्लास का, आर्टिकल 47। ये कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। ये कह रहा है कि भैया तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है उन चीजों का सेवन मत करो। और लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, सरकारों की, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब। कह रहा है कि भैया तुम्हें शराब नहीं पीनी, तुम्हें तंबाकू नहीं खाना, तुम्हें गुटखा नहीं खाना, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी, ये सब तुम्हें नहीं करना, क्योंकि ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गाना सुना है ना, बाबू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये चीजें भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। अब आप कहेंगे मैम सरकार बंद क्यों नहीं कर रही इनको? वो बंद नहीं करेगी, उसको टैक्स मिल रहा है। बंद तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की अंतड़ियां नहीं खराब हो रही, तुम्हारी अंतड़ियां खराब हो रही हैं, तुम्हारी किडनी खराब हो रही है, तुम्हें कैंसर हो रहा है, तो ये तुम्हें बंद करना है।
सरकार कभी नहीं बंद करेगी। सरकार बस एक काम कर रही है, सरकार कह रही है कि अगर ये सिगरेट का पैकेट है तो इस पे लिखा है कि सिगरेट का जो सेवन है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन कितना भी हानिकारक है, मैं तो मैम पीऊंगा। दारू की बोतल खरीद के ला रहे हैं, हम बोतल खरीद के ला रहे हैं, इस बोतल पे लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर मैं तो पी रहा हूं या मैं तो पी रही हूं, क्योंकि लड़कियां भी पीती हैं। तो ये क्या कह रहा है, भैया ये सब मत करो। सरकार बस इतना ही कर रही है, एडवर्टाइजमेंट दे रही है तुम्हें, टीवी पे दे रही है एडवर्टाइजमेंट, मूवीज के बीच में एडवर्टाइजमेंट, मूवी शुरू होने से पहले एडवर्टाइजमेंट। अगर तुम नहीं मान रहे तो इसमें तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि कुछ चीजें हमें खुद से भी करनी होंगी। क्योंकि सेहत तुम्हारी खराब हो रही है, कैंसर तुम्हें हो रहा है, किडनी तुम्हारी खराब हो रही है, तुम मर रहे हो। हाँ जी बेटा, गांजा भी, शराब में, जितनी भी नशीली चीजें हैं सब, मतलब ऐसे आर्टिकल्स में बहुत मजा आता है तुम लोग को, हैं। तो आज के लिए हम यही विराम देंगे। कल हम पढ़ेंगे डीपीएसपी को पूरा, और कल ही की क्लास में, मतलब मंडे को, कल का मतलब होता है मंडे, तो मंडे को हम शुरू करेंगे मौलिक कर्तव्य। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे एक थम्स अप करके जरूर जाना, गाना सुना दो, गाना अगली क्लास में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।